हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय लाइफ ऑफ मिल्टन रिटन बाय सैमुअल जॉनसन। तो ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ मैं लाइफ ऑफ मिल्टन को लेकर के, और ये 5th पार्ट है। एंड इस पार्ट में इट विल बी फिनिश्ड, ये ख़त्म हो जाएगी जो हम इसकी समरी पढ़ रहे हैं लाइफ ऑफ मिल्टन की, जो सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। तो सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब तक जो ये टाइम चल रहा था, इसके अभी तक हमने पढ़ लिया था जॉन मिल्टन की कैरेक्टर को, उनकी ग्रेट वर्क्स को, और मिल्टन की फैमिली के बारे में। अब 1671 ईयर स्टार्ट हो गया था और ये समय था पैराडाइज रिगेन्ड एंड सैमसन एगनिस्टिस का, जब प्रकाशन होना था इनका। तो पैराडाइज रिगेन्ड एंड सैमसन एगनिस्टिस बोथ वर पब्लिश इन 1671। ये दोनों ही रचनाएं इनकी, पैराडाइज रिगेन्ड एंड सैमसन एगनिस्टिस 1671 में पब्लिश हुई थी। सैमसन एगनिस्टिस इज़ अ ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा। तो ये एक सैमसन एगनिस्टिस एक ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा था, एक दुखांत रचना थी इनकी। और जो शास्त्रीय लेखकों का अनुकरण था इसमें, मिल्टन ने इसे नाट्य मंच के लिए नहीं लिखा था, क्योंकि इन कविताओं का प्रकाशक कोई अन्य था। जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक थी, उसका प्रकाशन जो किया था वो दूसरे व्यक्ति ने किया था, सैमुअल सिमंस ने किया था। 27 अप्रैल 1667 को, 27 अप्रैल 1667 को मिल्टन ने, जॉन मिल्टन की बुक जो पैराडाइज लॉस्ट थी, उसको सैमुअल सिमंस ने 5 पाउंड्स की राशि देकर के मिल्टन को के भुगतान पर उसको पब्लिश किया था। मिल्टन ने अपनी प्रतिलिपियों को उन्हें दिया था। लेकिन ये जो वर्क थे इनके, पैराडाइज रिगेन्ड एंड सैमसन एगनिस्टिस, ये उन्होंने नहीं पब्लिश किए थे। ये पोएम्स किसी दूसरे बुक सेलर के द्वारा पब्लिश की गई थी, क्योंकि उसका रीजन क्या था, इन कविताओं का प्रकाशक कोई अन्य था। ये प्रश्न उठता है, अब क्या सिमंस ने उनकी पहली पुस्तक की बिक्री से निरुत्साहित होकर इन रचनाओं को प्रकाशन के लिए नहीं लिया हो। हमने पढ़ा कि एक एवरेज उस पीरियड में, इवन इस समय पैराडाइज लॉस्ट वन ऑफ ग्रेट बुक्स है लिटरेचर की, बट उस समय बहुत ज़्यादा उसको ख्याति नहीं मिली थी, एक एवरेज बुक थी। इवन जो विद्वान लोग थे और स्कॉलर्स थे, उन्होंने उस बुक को बहुत अप्रिशिएट किया था, मिल्टन के टैलेंट को अप्रिशिएट किया था। बट ड्यू टू द रेन ऑफ चार्ल्स सेकेंड का रूल चल रहा था, शासन चल रहा था, रेन चल रहा था, रूल चल रहे थे, तो उसकी वजह से जॉन मिल्टन की इस बुक को ओपनली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिला था, डायरेक्टली नहीं मिला था। अंदर अंदर लोगों ने ज़रूर उसको पहचाना था कि नहीं, ये ग्रेट वर्क है। तो उसकी एक एवरेज सेलिंग हुई थी, 1300 प्रतिलिपियाँ बिकी थी। तो शायद इसकी वजह से सिमंस ने अब उनकी बुक को नहीं दोबारा प्रकाशित किया। अब लेकिन जो सैमुअल जॉनसन है, ये नहीं जानना चाहते हैं कि आखिर क्या रीज़न था, क्योंकि 100 वर्ष पूर्व एक लेखक ने अपने प्रकाशन को क्यों बदल दिया, नहीं मालूम। एक्चुअली सैमुअल जॉनसन 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, और वी नो कि जो मिल्टन है 17th सेंचुरी के राइटर हैं। तो लगभग 100 साल का डिफरेंस था दोनों लोगों के एज पीरियड में। तो जॉनसन जो हैं, मिल्टन ने एल्वुड को पैराडाइज रिगेन्ड दिखाकर कहा, ये तुम्हारी ही बदौलत है। जब हमने पिछले अभी पार्ट 4 में कल पढ़ा था, तो उसमें आया था कि एल्वुड ने उनको, जब वो गए थे, जब प्लेग फैला था इंग्लैंड में, तो उन्होंने प्लेस चेंज किया था, और मतलब प्लेग से बचने के लिए 1665 में मिल्टन बक्स में जो चेलफॉन्ट नामक प्लेस था वहाँ चले गए थे। तो वहाँ पर एल्वुड नामक जो व्यक्ति थे, एल्वुड ने उनके लिए घर किराए पर लिया था, और वहीं पर उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट की जब मूल प्रतिलिपि देखी थी फर्स्ट टाइम एल्वुड ने, तब उसको पढ़ने के उपरांत उन्होंने जॉन मिल्टन से कहा था कि तुमने पैराडाइज लॉस्ट के विषय में तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन पैराडाइज रिगेन्ड के विषय में क्या कहना चाहते हो। तो उसी का रेफरेंस यहाँ पर उसका रेफरेंस देते हुए मैं यहाँ पर आगे बताना चाह रही हूँ आपको कि जॉनसन लिखते हैं कि अब मिल्टन ने एल्वुड को पैराडाइज रिगेन्ड दिखाई, क्योंकि आखिर सोर्स मिल्टन को एल्वुड से ही मिला था। तो अब मिल्टन ने एल्वुड को पैराडाइज रिगेन्ड दिखाकर कहा कि ये तुम्हारी ही बदौलत है, क्योंकि जो प्रश्न तुमने मुझे बक्स में किया था, चेलफॉन्ट में किया था, बक्स के में चेलफॉन्ट में पूछा था, उसी के कारण मेरे मन में इस किताब को लिखने का विचार बना।
जो वास्तव में बहुत अच्छा था। और इसका जो श्रेय है, क्रेडिट है, तुम्ही को जाता है एल्वुड, क्योंकि तुमने ही मुझे बोला था कि पैराडाइज लॉस्ट तो आपने लिखा, बहुत कुछ लिखा पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, बट पैराडाइज रिगेंड के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। तो उसी का रिजल्ट है ये पैराडाइज रिगेंड। तो अब इसके बाद क्या हुआ, ये उनको जॉन मिल्टन को अपना ये जो बुक थी पैराडाइज रिगेंड बहुत पसंद थी, बहुत अधिक प्रिय थी। सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि एलवुड के अकॉर्डिंग मिल्टन ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाते थे कि कोई पैराडाइज लॉस्ट को पैराडाइज रिगेंड की तुलना में बेहतर बताए। जॉन मिल्टन को पैराडाइज रिगेंड ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। इट मीन्स सब वो पैराडाइज लॉस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस पैराडाइज रिगेंड को देते थे। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। Johnson thinks that there might be various causes for Milton setting such great value on Paradise Regained, कि बहुत कारण होते हैं कि एक लेखक अपनी कृतियों के प्रति निर्णय को चेंज रखे या अलग रखे, उसके माइंड में उससे कौन सी सेटिंग है, क्या है, कुछ उसके पीछे उनकी फीलिंग्स होती हैं जिसकी वजह से जो रचना वो अत्यधिक मेहनत से तैयार करते हैं उसे वो बहुत अच्छी मानते हैं, क्योंकि यह मानने को तैयार नहीं होता है कोई भी राइटर की उसकी मेहनत व्यर्थ की गई है। जो बिना अधिक मेहनत से के लिखा गया है वह प्रसन्नता के साथ प्रबल मन की शक्तियों एवं फलप्रद इमेजिनेटिव जो पावर होता है उसका प्रूव मिलता है। और अंतिम कृति लास्ट जो वर्क है चाहे वो कैसी भी हो, आफ्टर ऑल पैराडाइज रिगेंड और जो था वो लास्ट वर्क था, तो उनके चाहे वो कैसी भी हो उनकी नवीनता की शोभा से युक्त मान लिया जाता है। और जॉन मिल्टन को इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अपना वर्क प्रिय था। तो इसी टाइप की थिंकिंग से मिल्टन जो थे वो ग्रसित थे और इसीलिए उनको अपना ये वर्क बहुत अधिक प्रिय था। अब टाइम 1672 में अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मिल्टन ने एक न्यायशास्त्र पर एक पुस्तक लिखी और उसका नाम था आर्टिस लॉजिकल प्लानियोर इंस्टीट्यूटिया एंड पैट्रीरेनिया मैथोडम कॉन्सेनेटो। ये मिल्टन ने 1672 में ये बुक लिखी थी और इस पुस्तक के साथ उनकी विवादास्पद प्रकृति पुनः जागृत हो उठी। उसके तुरंत बाद उन्होंने एक पुस्तक और प्रकाशित करवाई जिसका नाम था ट्रेटाइज ऑफ ट्रू रिलीजन, हेरेसी, स्कैज, इंटॉलरेशन एंड द बेस्ट मीन्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पॉपरी। ये एक नम्रता से लिखा हुआ मौलिक निबंध था जो पेपिस्टो को छोड़कर उसके सबके प्रति सहनशीलता की वकालत करता है और धर्म ग्रंथों का उद्यम के साथ पाठ का अनुमोदन करता है। इट मीन्स मेहनत के साथ। इसी समय मिल्टन ने अपने यंग एज में जो रचनाएं लिखी थी, कविताएं लिखी थी, उनका फिर से पब्लिकेशन करवाया था। अपने जीवन के लास्ट ईयर्स में उन्होंने कुछ चिट्ठियों का संग्रह भी किया था, कुछ लेटर्स का परिचित चिट्ठियों का संग्रह किया था। एपिस्टल्स इन लैटिन में उन्होंने करवाया था, प्रकाशन के लिए भेजा था, ये कलेक्शन था। एपिस्टल्स इन लैटिन जो है उनकी चिट्ठियों का संग्रह था, उनके लेटर्स का संग्रह था। अब नवंबर 1674 में बनहिल फील्ड्स स्थित अपने मकान में शांति के साथ उनकी डेथ हो जाती है, जॉन मिल्टन की। अभी इसको और एंड करने से पहले जो सैमुअल जॉनसन ने जॉन मिल्टन की जो काव्यमय कृतियाँ थीं उनको लेकर के उनकी क्या राय थी वो हम पढ़ लेते हैं। और आज सैमुअल जॉनसन ने उसको बीच में एंटर किया है और वो बोलते हैं कि अपनी यंग एज में जॉन मिल्टन ने अपनी कविताएं जो लिखी थी, मिल्टन के मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम था, लेकिन जॉनसन उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं। उनके भविष्य की कृतियों की प्रस्तावना रूपी जो कविताएं इतालवी, लैटिन और अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई हैं। जॉनसन इन इतालवी कविताओं का विश्लेषण एक आलोचक की भांति नहीं कर सकते, परंतु एक ऐसे व्यक्ति ने इनकी प्रशंसा की है जो इनकी पात्रता को समझने की दक्षता रखता है। जो लैटिन कृतियां हैं वे बहुत सुरुचिपूर्ण और परंतु जो आनंद वे देती हैं वह इसलिए है कि इनमें मिल्टन ने प्राचीन लेखकों की नकल की है, क्योंकि इनमें भाषा की शुद्धता है और एक लयता है, परंतु इसमें ये जो इमेजिनेटिव पावर है उनकी, उसकी उड़ान नहीं है, भावनाओं का वेग नहीं है, इनकी पात्रता एक रूप नहीं है और सो गीति काव्यों से बेहतर हैं। जॉनसन कहते हैं जो मिल्टन ने एलिजीज लिखी हैं वो उनके पोयम से बेहतर हैं, उनके सोनेट से बेहतर हैं।
जॉनसन कहते हैं कि जो अंग्रेजी कविताएँ थीं, हालाँकि पैराडाइज़ लॉस्ट के लेखन का पूर्वाभास नहीं देती हैं। मतलब उनकी पोएम्स को देख कर के, मिल्टन की स्टार्टिंग की पोएम्स को देख के ऐसा नहीं लगता था कि आगे इनका इतना बड़ा प्लान है कि पैराडाइज़ लॉस्ट लिखेंगे। फिर भी उनमें विशिष्टता का सबूत है कि वो और राइटर्स की पोएम से डिफरेंट हैं, अलग हैं। जो कुछ भी उसमें है, वो उनका मौलिक है और किसी से उधार नहीं लिया गया है। उनकी विलक्षणता का यह मतलब नहीं है कि वे अति उत्तम हैं। उनमें एक अरुचिपूर्ण सैमुअल जॉनसन जी कहते हैं कि उनमें एक अरुचिपूर्ण हार्शनेस है, कर्कशता है। उनमें प्रयुक्त किए गए शब्द नए हैं, परंतु वे सुखप्रद नहीं हैं। अत्यानुप्रास और गुणवाचक शब्द थोपे हुए प्रतीत होते हैं। अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में उन्होंने बहुत सावधानीपूर्वक लिखा। जो मूल प्रतिलिपियों में दर्शित है, जो कैम्ब्रिज में सुरक्षित रखी हैं, और उनकी कुछ लघु कविताएँ अपने मूल रूप में और प्रवृत्ति सुधारों के साथ वहाँ पर हैं। उनकी जिन कविताओं को बहुत सराहा गया था, एप्रिशिएट किया गया था, उनमें से एक है लस्सीदास, जिसकी जॉनसन के अनुसार शब्द शैली जो है, उसका डिक्शन जो है वो हार्श है। उसका डिक्शन हार्श है, डिक्शन ऑफ लस्सीदास इज हार्श। और इन कविताओं के प्रति सभी की राय एक है, लेकिन उसमें निहित जो भावों एवं काल्पनिक चित्रों में ही हम कविता का सौंदर्य पा सकते हैं। इस कविता में प्रकृति नहीं है, क्योंकि इसमें सत्यता नहीं है, और कला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नवीनता नहीं है। ग्रामीण स्वरूप जो है वो भद्दा है, काल्पनिक चित्र पुराने एवं घिसे पिटे हैं। और इस कविता की सबसे बड़ी कमी है कि जॉनसन के अनुसार मिल्टन ने इसमें पवित्रतम सच्चाइयों को तुच्छ कल्पित कथाओं के साथ मिला दिया है। कोई भी व्यक्ति लस्सीदास पढ़ने में आनंद अनुभव नहीं कर सकता था अगर उसे यह मालूम नहीं है कि यह मिल्टन द्वारा लिखी गई है। मिल्टन की लिखी एल एलेग्रो एंड इल पेनिसेरोसो सुंदर कृतियाँ हैं, प्लीसेंट पीसेज हैं, और इन कविताओं के प्रति सभी की एक राय है। इन्हें पढ़ने में आनंद मिलता है। कवि इन कविताओं में दिखाना चाहता है कि किस प्रकार हर व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति के अनुरूप उन रूपों को अपनाता है जो उसको संतुष्ट करते हैं। प्रसन्नचित्त व्यक्ति प्रातः चातक पक्षी का गीत सुनता है, और उदास व्यक्ति चित्त को रात में बुलबुल का गाना सुनाई देता है। आनंद चित्त हमेशा वास्तविकता के सुखांत पहलुओं पर गौर करता है, और उदास चित्त व्यक्ति अपने भाग्य को लेकर चिंतन करता रहता है। उसे प्रकृति निराशाजनक ही प्रतीत होती है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति हमेशा लोगों का साथ पसंद करता है और रौनक वाली जगहों पर वैवाहिक समारोह में जाना पसंद करता है, जबकि उदास चित्त व्यक्ति एकाकी रहना पसंद करता है, अकेले रहना पसंद करता है। हालांकि इन दोनों कविताओं में काल्पनिक चित्र उचित प्रकार से चुने हुए हैं और एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए हैं, परंतु शब्द शैली के रंग पर्याप्त रूप में अंतर लिए हुए नहीं है। उनके द्वारा चित्रित उदासी में कभी कभी सी हास्यपुट नहीं होता है, परंतु उनके द्वारा चित्रित हास्य में हमेशा उदासी मिली हुई होती है। उनके इमेजिनेटिव पावर की, जो उनकी कल्पना शक्ति की दो महान उपलब्धियां हैं, एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरोसो, ऐसा सैमुअल जॉनसन जी कहते हैं। और उनके यंग एज में जो उनकी और एक सर्वश्रेष्ठ कृति में काउंट होता है वर्क उनका मास्क ऑफ कॉमर्स, जिसमें स्पष्ट रूप से पैराडाइज लॉस्ट के लेखन का भोर दृष्टिगोचर होता है। इस कविता में हम वही शब्द शैली एवं छंद लिखने की पद्धति पाते हैं जो मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए उनकी बाद की कविताओं में भी दिखती है, और शैली की इस कठोरता से वे कभी भी विचलित नहीं हुए। इसमें मिल्टन ने अपने वर्णन करने की कला और भावनाओं की शक्ति भी प्रदर्शित की है। इसमें उज्ज्वल संकेत मिलते हैं जो उनके पिक्चराइजेशन के लिए और वर्णन करने के लिए शब्द मिलते हैं, परंतु नाटक के रूप में कॉमर्स में कमियां हैं, जॉनसन ऐसा कहते हैं। हालांकि इसमें चित्रित उस अंश का जिसमें अलौकिक एवं प्रकृति से परे चीज़ों का वर्णन है, औचित्य प्रमाणित किया जा सकता है। तो कल्पना शक्ति के आडंबर के आधार पर, परंतु वह अंश इस जिसमें मानवीय गतिविधियां दिखाई गई हैं उसका चित्रण पूर्णतः अविवेक संगत है। नाटक की प्रस्तावना असमतल है और संवाद बहुत लंबे और निर्जीव हैं। ये मास्क ऑफ कॉमर्स की बात कर रहे हैं जॉनसन। और भाषा काव्य में है और भावनाओं की उदारता है, पर तो उसमें कुछ कमी है जिससे यह नाटक आकर्षित नहीं कर पाता है। इस नाटक में दिए गए गीत प्रबल हैं और कल्पना सृष्टि से भरपूर हैं, परंतु उनकी शब्द शैली कर्कश है, उनके छंदों में माधुर्य नहीं है। मिल्टन की 14 पंक्तियों वाली कविताएं जो सोनेट्स हैं बुरे नहीं थे, परंतु वे विशेष आलोचना के लायक नहीं हैं। ये सोनेट्स मिल्टन के जीवन के विभिन्न हिस्सों में लिखे गए थे और विभिन्न अवसरों पर लिखे गए थे। अब इसके बाद थोड़ा सा जॉनसन पैराडाइज लॉस्ट के बारे में भी बात करते हैं, और वो कहते हैं एक महाकाव्य की रचना के लिए उन सब शक्तियों को एकत्रित करना पड़ता है, जबकि अन्य कविताओं की रचना के लिए शक्तियाँ एकाकी ही पर्याप्त होती हैं। एक महाकाव्य कुछ महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है और इसलिए इसकी कथा प्रभावशाली होनी चाहिए। कवि को कुछ इतिहास का ज्ञान भी होना चाहिए, परंतु ऐतिहासिक कथा को सजीव करने के लिए उसे उसमें नाटकीय ऊर्जा भरनी चाहिए और सिंहावलोकन व प्रत्याशा के द्वारा उसमें विविधता लानी चाहिए। इस योग्यता के साथ उसमें प्रकृति का चित्रण करने की शक्ति भी होनी चाहिए। इस सब के अतिरिक्त महाकाव्य को कोई नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए। मिल्टन ने महाकाव्य की नैतिक शिक्षा
थी मनुष्यों के समक्ष ईश्वरीय इच्छा को न्यायोचित ठहराना। इस नैतिक शिक्षा को देने के लिए मिल्टन द्वारा निर्मित उपाख्यान अद्भुत है। मिल्टन के महाकाव्य के विषय की महत्ता उसके गुणों एवं कुलीनता से आंकी जा सकती है। संसारों की तकदीरों के विषय में है, यह मनुष्य की सृष्टि के विषय में है। इस पुस्तक की महानता के समक्ष अन्य पुस्तकों की महानता क्षीण पड़ जाती है। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में जॉनसन ऐसा कह रहे हैं, इसके सबसे कमजोर पात्र मानवों में सबसे उच्च एवं महान है, मानवता के स्रोत हैं, प्रथम मानव है। किसी भी महाकाव्य का परीक्षण करते समय उसके पात्रों का सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। पैराडाइज लॉस्ट में जिन पात्रों का परीक्षण किया जाता है वे हैं देवदूत और मानव। देवदूत दोनों प्रकार के हैं, अच्छे एवं बुरे, और इसमें मानव अपने दोनों रूपों में चित्रित है, निरपराध एवं पतित, एक बार गिरा हुआ और एक बार जब वो बिना किसी अपराध के है। देवदूतों में रैफल के नैतिक गुण मृदु एवं शांत हैं, माइकल के गुण राजसी एवं उन्नत हैं, एबडियल और गैब्रियल कभी कभी नजर आते हैं। दुष्ट देवदूतों में पात्रों में अधिक विविधता है। सैटर्न को सैमुअल जॉनसन के अनुसार ऐसी भावनाएं दी गई हैं जो एकदम उत्कर्ष हैं और एकदम दूषित हैं और जो उसके चरित्र के लिए उपयुक्त हैं। क्लार्क ने मिल्टन को इस बात के लिए प्रताड़ित किया है कि कभी कभी उन्होंने सैटर्न से अधार्मिक बातें बुलवाई हैं, परंतु जॉनसन की सोच है कि सैटर्न की व्याख्यान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी धार्मिक कान को कष्ट पहुंचाए। बाकी दुष्ट देवदूत एक दूसरे से भिन्न बनाए गए हैं। एडम और ईव के चरित्र निर्माण में भी समरूपता है। पाप के कर्म से पहले हम एडम और ईव को अबोधता के बात करते देखते हैं। उनकी गतिविधियां भी वास्तविक निर्दोषता से उत्पन्न थीं, परंतु पाप के साथ बिगाड़ और अविश्वास ने भी प्रवेश किया। हम उन्हें एक दूसरे पर अड़ियल निडरता के साथ दोषारोपण करते हुए देखते हैं। पतन से पहले और बाद में एडम की प्रधानता परिश्रम के साथ स्थापित की गई है। पैराडाइज लॉस्ट में एक अद्भुत दैवी घटना का, सृष्टि का एवं पाप से मुक्ति का इतिहास दिया गया है। इसमें ईश्वर की शक्ति और उदारता दर्शित की गई है। अतः जो संभव है वह आश्चर्यजनक है और जो आश्चर्यजनक है वह संभव है। इस कथा का विषय सत्य है। इस महाकाव्य में विश्वव्यापक आकर्षण है। पाठकों की सहानुभूति हमेशा एडम एवं और ईव के साथ रहती है। हर कार्य में स्वर्ग द्वारा दखल देना इस कविता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस महाकाव्य में दो प्रमुख घटनाएं हैं, रैफल द्वारा स्वर्ग में युद्ध का वर्णन और माइकल द्वारा संसार में होने वाले परिवर्तनों की भविष्यवाणी। एक की आवश्यकता एडम की चेतावनी के रूप में थी, दूसरे की दिलासा के रूप में। अरस्तु के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार इस महाकाव्य का एक निश्चित प्रारंभ है, मध्य है और अंत है। इसमें विषयांतर भी है, परंतु उन अंशों को उनके सौंदर्य कारण बरकरार रखना चाहिए। परंतु एक प्रश्न सामने आता है, क्या पैराडाइज लॉस्ट वीरतापूर्ण कविता है? सैमुअल जॉनसन ऐसा कहते हैं। मिल्टन स्वयं उसे एक वीरतापूर्ण कविता मानते हैं, परंतु ड्राइडन ने एडम की सूरवीरता को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह पराजित हो गया। जॉनसन ड्राइडन के इस कथन का खंडन करते हैं, सैमुअल जॉनसन, और उनका कहना है एडम के पतन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नष्ट कर दिया गया और एडम ने ईश्वर की कृपा दृष्टि को पुनः पाया। अब हमें उन भावनाओं का विश्लेषण करना चाहिए जो इस महाकाव्य में दर्शित है। वे भावनाएं पूर्ण रूप से उचित हैं। इस महाकाव्य में कोई शिक्षा थोपने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है, इसलिए कदाचित ही इसमें ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें नैतिकता लक्षित होती है। इस कविता का उद्देश्य पाठकों के विचारों को सांसारिक चिंताओं से मुक्त कर ऊंचा उठाना है। मिल्टन ने सृष्टि के विषय में उसकी पूर्णता को मद्देनजर रख मनन किया और इस कारण से उनकी धारणाएं विस्तीर्ण हुई हैं। इस कविता की मुख्य विशेषता इसकी अति उत्कृष्टता है। मिल्टन में विशालता को दर्शाने की, वैभवशाली को उज्ज्वल करने का, भयंकर को बाध्य करने की और भयंकर को उग्रतर बढ़ाने की योग्यता थी। अपनी कल्पना शक्ति को इन सब के चित्रण में खर्च करने के लिए उन्होंने एक ऐसे विषय का चुनाव किया जो उनकी इस इमेजिनेटिव पावर को और अधिक अत्यधिक सुंदरता प्रदान करता। परंतु मिल्टन की कल्पना द्वारा खींचे गए चित्र और प्रकृति के वर्णन हमेशा मौलिकता लिए हुए नहीं होते हैं। उन्होंने ड्राइडन के अनुसार प्रकृति को किताबों के चश्मे से देखा है। ड्राइडन ने ऐसा मिल्टन के बारे में कहा था। इसलिए हम पाते हैं कि वे शास्त्रीय पुस्तकों की मदद लेते हैं रूपक अलंकार और प्रतिरूप को ढूंढने के लिए, जिसके द्वारा वे प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हैं। सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि मिल्टन की नैतिक भावनाएं पुराने काल की कवियों की भावनाओं से कहीं ऊंची हैं क्योंकि वे देवी प्रेरणा की रोशनी से वंचित थे। उनके पात्र अधिक उत्तम हैं क्योंकि वे ईसाई गुणों से विभूषित हैं। विचारों की शुद्धता हर जगह दिखाई देती है।
दोनों मानवीय पात्रों एडम एवं ईव की भावनाएं भी विवेक संगत ढंग से चित्रित हैं। अपनी गरिमा के प्रतिकूल आचरण के कारण हुए पतन से पहले एडम एवं ईव सम्मानीय थे और पतन के पश्चात पश्चाताप एवं समर्पण के लिए इच्छुक। उस पुरातन संसार में वर्तमान काल की मानवीय भावनाओं के समायोजन का कोई अवसर नहीं था, इसलिए इस कविता से कुछ भी करुणादायक और हृदयस्पर्शी नहीं है। परंतु फिर भी ईश्वर की आज्ञा के उल्लंघन की चैतन्यता के कारण उत्पन्न व्यथा और इस बात के एहसास से कि ईश्वर अत्यंत नाराज है, उत्पन्न मानसिक पीड़ा का मिल्टन ने बहुत उचित, निष्पक्ष और जोरदारी के साथ वर्णन किया है। हर महान कृति की भांति पैराडाइज लॉस्ट में भी कुछ कमियां हैं। जॉनसन ने अपने आलोचनात्मक अध्ययन से मौखिक अशुद्धियां और व्याकरण संबंधी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया है। उनके विचार से इस कविता की योजना में मानवीय क्रिया या मानवीय आचरण का चित्रण नहीं है। एडम और ईव को ऐसी स्थिति में रखा गया है, वे ऐसा व्यवहार करते हैं जो सामान्य मानवीय व्यवहार से कोसों दूर है। इस कारण से कोई भी पाठक अपने को एडम और ईव की स्थिति में रखने में अपने को असमर्थ पाते हैं। इसके अलावा जो सच्चाइयाँ मिल्टन प्रसारित करना चाहते हैं वह उन्हें अत्यधिक विलक्षण तरीके से प्रस्तुत की हैं, परंतु जॉनसन के अनुसार वे इतनी पुरानी हैं कि उन्हें नवीन तरीके से दिलचस्प नहीं बनाया जा सकता। वे हमारे एकाकी विचारों और हमारे अंतरंग वार्तालाप में घुल मिल गई हैं और हमारे जीवन के संपूर्ण बनावट से अभ्यासगत गुथी हुई हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि विषय की गंभीरता पाठकों को उससे दूर करती है, वे उसकी उत्कृष्टता को सराहने से बचना चाहते हैं। यह कहा गया कि बिना अभियुक्ति के पैराडाइज लॉस्ट को पढ़कर हम ऐसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं जिसमें विश्वव्यापक ज्ञान निहित है। मिल्टन ने लाक्षणिक पात्रों का भी उपयोग किया है जिनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। उनकी दृष्टांत कथाओं में भी इसी प्रकार की दृढ़ता की कमी दिखाई देती है। पाप को मृत्यु की माँ माना जा सकता है, लेकिन जब वे सैटर्न की यात्रा को रोक देते हैं और जब मृत्यु उसे युद्ध के लिए आमंत्रित करती है तब उपकथा टूट जाती है। यह माना जा सकता है कि पाप और मृत्यु ने उसे नरक का रास्ता दिखाया, परंतु वे उस रास्ते को एक पुल बनाकर आसान नहीं कर सकते थे, क्योंकि सैटर्न की राह में आने वाली कठिनाइयां वास्तविक दिखाई गई हैं और वह पुल अलंकारिक ही होना चाहिए था। यह अनिपुण उपकथा जॉनसन के अनुसार इस महाकाव्य में सबसे बड़ी त्रुटि है, ऐसा सैमुअल जॉनसन कहते हैं। इन प्रमुख अभियोगों के अतिरिक्त जॉनसन ने मिल्टन पर कुछ अन्य गौड़ त्रुटियों के संबंधित अभियोग भी लगाए हैं। जॉनसन ने पतन से पूर्व कथा में निहित और मनुष्यों और जानवरों के वर्णन से संबंधित कुछ कमियों को इंगित किया है। ड्राइडन के अनुसार उत्कृष्टता का उच्च स्तर हमेशा नहीं रहता है। जॉनसन के अनुसार यह बिल्कुल स्वाभाविक है। ड्राइडन ऐसा कहते हैं कि उत्कृष्टता का उच्च स्तर हमेशा नहीं रहता, लेकिन जॉनसन कहते हैं नहीं, ऐसा रहता है, बिल्कुल ये स्वाभाविक है। इसके बाद पैराडाइज रिगेंड और पैराडाइज रिगेंड में सुरुचिपूर्ण एवं शिक्षाप्रद अनुच्छेद हैं, परंतु यह कविता इसलिए असफल रही क्योंकि इसमें सिर्फ संवाद हैं और गतिविधियां और कार्यकलाप नहीं। पैराडाइज लॉस्ट की तुलना में यह कमजोर है, ऐसा सैमुअल जॉनसन कहते हैं। सैमसन एगोनिस्टस जॉनसन की राय में सैमसन एगोनिस्टस को कुछ अधिक ही सराहा गया है। यह व्यक्तिक प्रेरक जिसने मिल्टन को इस कविता लिखने को उकसाया वह उसकी शास्त्रीय दुखांत नाटकों के प्रति एक तरफा झुकाव था, फ्रेंच एवं अंग्रेजी नाटकों की तुलना में, जो कोरस के भार से दबे हुए थे। यह कविता इतनी अधिक प्रशंसित हुई क्योंकि लोगों को मिल्टन की प्रतिभा में अंधा विश्वास था। वास्तविकता यह है कि मिल्टन कोई नाटककार नहीं था, उसे मानवीय प्रकृति के विभिन्न रंगों का उतार चढ़ाव का ज्ञान नहीं था, केवल एक सामान्य अंदाजा था। वह उस ज्ञान में न्यून है जो जीवन के अनुभव से प्राप्त होता है। सैमसन अगनिस्टिस में कई अत्यंत सुंदर अनुच्छेद हैं, परंतु एक कुशलता के साथ संयोजित रेखा चित्र नहीं है। शब्द शैली, अब मिल्टन की जो शब्द शैली है महानतम कृतियों में अपरिवर्तित विलक्षणता दिखाई पड़ती है, एक ऐसी भाव अभिव्यक्ति जो अन्य किसी लेखक में दिखाई नहीं पड़ती है, जो रोजमर्रा का सामान्य उपयोग की भाषा भी से एकदम भिन्न है। और जब कोई अज्ञानी पाठक पहली बार इस पुस्तक को खोलता है तो उसे एक एकदम नई भाषा नजर आती है। गद्य और पद्य दोनों में ही उसने अपनी शैली पांडित्य प्रदर्शन के लिए ढाली थी। सैमसन अगनिस्टस के बारे में सैमुअल जॉनसन बता रहे हैं, वह अंग्रेजी को विदेशी भाषाओं की शैली के अनुसार ढालने का इच्छुक था। यह उसके सभी गद्यों में पाया जाता है, जितने भी प्रोज वर्क थे, और उसकी निंदा भी की जाती है, परंतु उसकी कविताओं में वह उत्कृष्टता है कि पाठक अपने को एक उत्तम और तेजस्वी कवि की गिरफ्त में पाता है। रीडर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसकी आलोचना प्रशंसा में बदल जाती है। अब प्रोज स्टाइल जो थी, प्रोज राइटिंग, उनकी शब्द शैली के बाद उनकी पद्य रचना के विषय में कुछ भी कहना चाहिए। मिल्टन के अनुसार लय और ताल वास्तविक कविता के लिए आवश्यक नहीं है, मिल्टन का मानना था, परंतु जॉनसन इसका प्रतिवाद करते हैं और उनके अनुसार क्योंकि अंग्रेजी भाषा संगीत में नहीं है इसलिए उसे छंद की आवश्यकता होती है।
अनुप्रास रहित कविता केवल देखने में छंद प्रतीत होती है, इसमें ना तो गद्य की सहजता होती है और ना ही कविताओं का माधुर्य, और अपनी अधिक लंबाई कारण पाठकों को नीरस लगती है। जॉनसन के अनुसार मिल्टन प्रशंसनीय है परंतु अनुकरणीय नहीं है। निष्कर्ष क्या निकलता है, सब पूरा लाइफ ऑफ मिल्टन हमने पढ़ लिया है कि एक विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति की उत्कृष्टता मौलिक आविष्कार में है, और मिल्टन ने अपनी कविता का स्वरूप होमर से लिया था। सैमुअल जॉनसन बोल रहे हैं कि एक विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति की उत्कृष्टता उसका मौलिक आविष्कार है जो जॉन मिल्टन में हमें मिलता है, और मिल्टन ने अपनी कविता का स्वरूप होमर से लिया था। परंतु उन सब कवियों में जो होमर के ऋणी हैं, मिल्टन वह कवि है जो सबसे कम ऋणी है। बहुत ज़्यादा उसने बोरो नहीं किया था होमर से, बहुत कम ही बोरो किया है। मिल्टन ने लगभग अकेले कार्य किया था। उन्होंने ना तो भूतकाल ना वर्तमान, दोनों में से किसी की मदद नहीं ली। ना तो उन्होंने जो पास्ट के राइटर्स, ना ही प्रेजेंट के राइटर्स, किसी को भी उन्होंने कॉपी नहीं किया। ही वॉज यूनिक वन। मिल्टन ने लगभग अकेले कार्य किया, और उनकी महान कृतियाँ कृपा दृष्टि के बिना और नेत्रहीनता के साए में लिखी गईं। वो ब्लाइंड थे, और ब्लाइंड होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा वर्क लिख दिए, इतने महाकाव्य, इतने ग्रेट एपिक लिखे, इतने ग्रेट वर्क लिखे कि उनको जॉनसन कहते हैं कि जितनी ऊंचाइयों पर हैं उनको छूना भी बहुत कठिन है। वह उसी के लिए जन्मे थे। इतनी उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतनी कठिनाइयाँ थी, उसके बावजूद भी उन्होंने जो वह इतने महान कार्य लिखे, तो वो उसी के लिए उनका जन्म हुआ था जो कठिन है। और उनकी कविता महानतम वीरतापूर्ण कविता सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वह प्रथम कविता इस प्रकार की नहीं है, वो अपने आप में महान है उनकी कविताएं। मिल्टन की डेथ 8 नवंबर 1674 में बर्नहिल लंदन में हो जाती है। और तो फ्रेंड्स, ये था सैमुअल जॉनसन ने जो दिया है लाइफ ऑफ मिल्टन के बारे में, उनकी पूरी बुक का समरी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कर दें और शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ लाइफ ऑफ मिल्टन की स्टोरी फिनिश होती है। विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब नाउ।